जावा में हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम की जो सर्वर पे हो और क्लाइंट की आती हुई रिक्वेस्ट को फुलफिल करे। तो ऐसा प्रोग्राम जो हम बनाते हैं जावा में उसको कहते हैं सर्वलेट। सर्वलेट एक सिंपल जावा का प्रोग्राम ही है कि जिसका मेन टास्क क्या है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना, प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स को जनरेट करना, यही उसका मेन टास्क है। ओके। तो क्या होता है सर्वलेट के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होंगे कि जो आपने पहले नहीं देखे कहीं पे। फिर क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड करेगा एचटीटीपी सर्वलेट को। फिर उसके अंदर डू गेट मेथड होगी और उसके अलावा भी और मेथड्स हो सकती है, कोई बात नहीं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया सर्वलेट के जॉब, ये अपना क्लाइंट है। ओके ना, कि जो एक्चुअली अपने पीसी पे बैठा हुआ है और उस पीसी पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके। हमारी एप्लीकेशन किसी और जगह पे कहीं पे है जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर, है ना। अपनी एप्लीकेशन वहां पे है, मतलब अभी आपको ये पिक्चर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट और सर्वर बाजू बाजू में है, लेकिन ये एक्चुअली बाजू बाजू में नहीं है। ये सपोज कि यूएस में है और ये इंडिया में है। देखो, इतनी सारी दूरी है। मतलब कि सर्वर कहीं पे भी मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी अलग कंट्री में ही हो, वो डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है ना। ये अहमदाबाद में है और ये अपना हम वेरावल में है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। यहाँ पे सर्वर पे अपना प्रोग्राम होगा जिसको हम सर्वलेट कहते हैं। इसका एक और भी ऑप्शन है सर्वलेट का, जेएसपी, जो हम लेटर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सर्वलेट हमारा जावा का प्रोग्राम जो सर्वर पे है उसको सर्वलेट कहते हैं। क्लाइंट की रिक्वेस्ट उसको जाएगी, वो प्रोसेसिंग करेगा। अब वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा, उसके लिए अलग अलग विकल्प है कि वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी और एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकता है, वो जावा की किसी और एप्लीकेशन से एग्जीक्यूशन करवा सकता है, वो किसी वेब सर्विस का यूज कर सकता है, वो कुछ भी करेगा। क्लाइंट की आई हुई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए जो भी अनिवार्य है वो करेगा। हमारा मतलब वो अपने आप नहीं करेगा, हमने उसमें कोड लिखा होगा, एज ए डेवलपर हमने ही उसमें लिखा होगा कि भाई डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर डेटा दो, या ये जावा की एप्लीकेशन को रन करो, ऐसा हमने ही लिखा होगा। मतलब जो भी प्रोसेसिंग करना है वो करेगी और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको खुद को, और वो रिस्पॉन्स किसे देगी, क्लाइंट। मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है जिसको हम क्लाइंट मतलब कि एंड यूजर, उसकी रिक्वेस्ट आती है, प्रोसेसिंग होता है सर्वलेट के अंदर और फिर रिस्पॉन्स भेजा जाता है अपने क्लाइंट को। क्या हमने ये डिस्कस किया था पिछले सेशन में, जॉब ऑफ द सर्वलेट, फ्रेंड्स? जॉब ऑफ द सर्वलेट्स कैन बी डिफाइंड एज, सर्वलेट का जॉब, देखो मैंने अभी आपको उस डायग्राम में सब कुछ बता दिया। रिक्वेस्ट को रिसीव करना, प्रोसेसिंग करना और रिस्पॉन्स भेजना, यही तीन स्टेप्स की ये पूरी उसकी कार्यशैली है। लेकिन मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेम में भी कि जो रिक्वेस्ट आती है उसमें दो प्रकार का डेटा हो सकता है। एक जो क्लाइंट ने मैन्युअली एंटर किया जिसको हम एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरा कि जो ब्राउजर ने ऐड करके भेजा है, इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल कुकी। उसी तरह से जो रिस्पॉन्स भेजा जाता है उसमें कुछ चीजें होती है कि जो क्लाइंट को बतानी होती है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो हम ब्राउजर को भेज रहे हैं कि भाई तू संभाल के रख इसको, तेरे को क्लाइंट को नहीं देना है, ये अपने पास रखना है, जिसको हम इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन कहता है जैसे कि कुकी या फिर कोई हेडर एक्सेट्रा। तो सर्वलेट का कार्य क्या है, जॉब ऑफ द सर्वलेट आपको पूछा जाए तो रीड द एक्सप्लिसिट डेटा सेंड बाय द क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है, सबमिट किया है, उसको रीड करना। फिर रीड द इम्प्लिसिट एचटीटीपी रिक्वेस्ट डेटा, आई हुई रिक्वेस्ट में अगर कोई इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है कि जो ब्राउजर ने भेजी है तो उसको भी
एक्सेस करना, रीड करना, जनरेट द रिजल्ट, प्रोसेसिंग करना और रिजल्ट जनरेट करना, सेंड द एक्सप्लिसिट डेटा टू द क्लाइंट। अब रिजल्ट जनरेट होने के बाद जो चीज आपने क्लाइंट के लिए बनाई है, क्लाइंट के लिए जनरेट की है, वो क्लाइंट को देना, बताना या भेजना। और साथ ही में अगर कुछ इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन भी है कि जो भेजनी है ब्राउज़र के लिए, तो वो भी रिस्पॉन्स में भेजनी है। मतलब ये दोनों ही चीज़ क्या है, इनकमिंग रिक्वेस्ट, और ये दोनों चीज़ क्या है, रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे देखो ये जो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन वाला जो मैंने आपको बताया ना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आई हुई रिक्वेस्ट में इम्प्लिसिट डेटा हो और जाते हुए रिस्पॉन्स में भी इम्प्लिसिट डेटा हो, ये आवश्यक नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। बट अगर आप अच्छी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, वेब एप्लीकेशन, तो हेडर्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है हमारी एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए और उसके सक्सेस के लिए। इसलिए हम ज़्यादातर केस में रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, हम इम्प्लिसिट डेटा से उसका हम यूज़ करेंगे। देखो ज़्यादा प्रिसाइसली आपको बताया यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक्सप्लिसिट डेटा सेंड बाय द क्लाइंट, मतलब कि अगर आपने क्लाइंट को कोई HTML फॉर्म दिया है और फॉर्म में वो जो डेटा एंटर करता है, सबमिट करेगा, तो वो डेटा सबमिट होगा अपनी सर्वलेट को। तो जैसे ही डेटा सर्वलेट को सबमिट होता है, तो वो एक रिक्वेस्ट है, सर्वलेट के पास वो डेटा पहुंचा है एक रिक्वेस्ट के स्वरूप में, वो अपने को रीड करना है। फिर इम्प्लिसिट डेटा, जैसा कि वो ब्राउज़र ने उसमें ऐड किया है, कुछ ब्राउज़र क्या एक्सेप्ट करता है, कौन से रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा, कौन सी एनकोडिंग सपोर्ट करता है, वगैरह चीज़ें हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन। मतलब कि अभी जो पिछले पेज में 5 प्रिसाइज स्टेप थे, उनको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया कि क्या हो सकता है। देखो, इनकमिंग रिक्वेस्ट में इम्प्लिसिट डेटा है, कुकी हो सकता है, मीडिया टाइप, मतलब ब्राउजर कौन कौन से मीडिया टाइप सपोर्ट करता है, कंप्रेशन स्कीम, अगर हम उसको कोई कंप्रेस फाइल भेज रहे हैं तो कौन कौन सी कंप्रेशन फाइल वो सपोर्ट करता है, ये भी जान लेना जरूरी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन आई हुई रिक्वेस्ट में। फिर जनरेट द रिजल्ट, दिस में इंक्लूड एनीथिंग। देखो, ऐसे भी रिजल्ट्स होंगे, मतलब कि ऐसे भी रिक्वेस्ट होंगे कि जिसका रिस्पॉन्स सर्वलेट में ही तैयार हो जाए, तो वहां पे ही वो तैयार होकर क्लाइंट को भेजा जाएगा। अदरवाइज कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने जो चीज मांगी है वो सर्वर, मतलब सर्वलेट के पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी किसी और प्रोग्राम से मांगेगा। जैसे कि आप आज आज आप दोपहर को अपना रिजल्ट देखोगे जीटीयू की वेबसाइट पे, अपने इंटरनल मार्क्स देखोगे, तो क्या होगा, आपके इंटरनल मार्क्स जो है ना, वो तो डेटाबेस सर्वर में रखे हैं जीटीयू ने, डेटाबेस सर्वर में। लेकिन आप क्या करोगे, आपको जो सर ने लिंक दी है उसको आप ओपन करोगे, तो वो जो लिंक ओपन होगी वो तो सर्वलेट है, वो तो सर्वलेट का पेज है, सॉरी HTML का पेज सपोज मान लो, उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और सबमिट करोगे, तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर एज एन एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो आपने एंटर किया है, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन की तरह से वो सर्वलेट को पहुंचेगा। सर्वलेट कहाँ पे होगी, जीटीयू के सर्वर में। डेटा कहाँ पे है, रिजल्ट कहाँ पे है, डेटाबेस सर्वर में। अब क्या होगा, जीटीयू की सर्वलेट को आपका आपका आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी, आपका एनरोलमेंट नंबर वो उसमें से निकालेगी, पड़ेगी कि भाई ये एनरोलमेंट नंबर वाले स्टूडेंट ने रिजल्ट मांगा है। अब रिजल्ट तो मेरे पास तो है नहीं, सर्वलेट के पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर को क्वेरी करेगा कि भाई सिलेक्ट रिजल्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू दिस एनरोलमेंट नंबर। अब सिलेक्ट क्वेरी फायर किए तो उसको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रिकॉर्ड्स मिलेंगे, रिकॉर्ड सेट, एक ही रिकॉर्ड जनरली होगा यहाँ पे, और वो जो रिस्पॉन्स उसको मिला है सर्वलेट को क्वेरी फायर करने के बाद, वो एक्चुअली आपके लिए है, तो वो फिर ये रिस्पॉन्स को थोड़ा बना सवार के आपको भेजेगी। तो इस तरह का कार्य रहता है, मतलब कि अगर उसके पास रिस्पॉन्स देने के लिए सभी चीजें अवेलेबल है तो वो खुद रिस्पॉन्स दे देगा। अगर जो क्लाइंट ने मांगा है, रिक्वेस्ट की है, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो कहीं से भी
उसको अगर अवेलेबल है तो उसको एक्सेस करके, उसको तैयार करके आपको भेजेगा, है ना। इट may include talking to database, executing some remote method invocation. It may be a call to a web service or it may directly compute the response. आपने सपोज कि एक खाली कैलकुलेशन के लिए कुछ उसको सबमिट किया है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सर्वलेट को किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। सर्वलेट तो खुद जावा का प्रोग्राम है और जावा में तो ऐसी सुविधा है कि हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो सर्वलेट में ही ऐसा कोड लिख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन कर दे, तो वहीं का वहीं सब कुछ रिस्पॉन्स तैयार हो जाएगा और आपको भेजा भी जाएगा। The database or the web application does not speak HTTP or HTML, so a browser can't directly talk to them. Hence, we need a web middle layer to extract the request, talk to the application, and embed the result returned inside a document. तो यहाँ पे आपको एक ये सवाल हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट डेटाबेस सर्वर में है, तो क्यों ना डायरेक्टली उस डेटाबेस से आप कनेक्ट होके रिजल्ट एक्सेस, मतलब कि आप जो सर ने आपको लिंक दी है, जो एचटीएमएल का फॉर्म है, वो एचटीएमएल के फॉर्म में जैसे ही आप सबमिट करते हो, तो क्या वो एचटीएमएल का फॉर्म डायरेक्टली डेटाबेस को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता? नहीं, क्योंकि डेटाबेस को तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डेटाबेस की भाषा में। आपको डेटाबेस से डेटा चाहिए तो उसको कहना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और ये एचटीएमएल को नहीं पता, एचटीएमएल ये नहीं कर सकता, इसीलिए बीच में हमने रख दी सर्वलेट एज ए मिडल लेयर, कि एचटीएमएल से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ले लेगा, रॉ डेटा वो ले लेगा। अब डेटाबेस जैसे समझता है उस भाषा में उसको रिक्वेस्ट करेगा, और डेटाबेस अपनी ही भाषा में रिस्पॉन्स भेजेगा सर्वलेट को, जो एचटीएमएल नहीं समझ सकता। तो ये सर्वलेट क्या करेगी, एचटीएमएल समझ सके ऐसी ऐसे फॉर्मेट में उस रिस्पॉन्स को तैयार करके आपको ब्राउजर को भेजेगा, जिससे क्लाइंट को, मतलब कि आपको सही ढंग से टेबल फॉर्मेट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट नेम, योर ग्रेड, मिनिमम ग्रेड, एटसेट्रा। तो ये होता है प्रोसेसिंग। और अगेन ये जो मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट डेटा की, जो क्लाइंट का जो रिजल्ट है जो आपको देखना है वो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपका, उसके साथ जो कुकी आएगी कि जो आपके ब्राउजर में स्टोर की जाएगी, वो इम्प्लिसिट डेटा है, आपको नहीं दिखाई देगा, वो एज ए क्लाइंट आपको वो नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों ये 5 we can say job of the servlet: read the implicit data sent by the browser, read the explicit data entered by the client, process the result or generate the result, send the implicit information to the browser, and send the uh, implicit explicit information for the client. तो फ्रेंड्स, ये आपको 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आपको याद रखने हैं जॉब ऑफ दी सर्वलेट। वैसे तो ये 3 ही चीज है जो किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में होती है: रीड द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिजल्ट, सेंड द रिस्पॉन्स। वही चीज है, लेकिन रीड में भी 2 चीज, इम्प्लिसिट डेटा, एक्सप्लिसिट डेटा। सेंड में भी 2 चीज, इम्प्लिसिट रिस्पॉन्स, एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स। इस तरह से ये 5 स्टेप्स या 5 पॉइंट्स बनते हैं सर्वलेट के जॉब के। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट, व्हाई सर्वलेट्स। या तो देखो, जब सर्वलेट का इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में, जब सर्वलेट आई,
तब और भी कुछ टेक्नोलॉजीज थी कि जो इसी तरह का कार्य करती थी। देखो, ये जो सर्वलेट काम करता है वो कोई और नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। वो पीएचपी में भी करते हैं, वो डॉट नेट में भी करते हैं, वो पाइथन में भी करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के जरिए भी हो सकता है। तो ऐसी जो भी टेक्नोलॉजीज है कि जो इस तरह का कार्य करती है उसको सीजीआई कहते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अब जब सर्वलेट मार्केट में आई तो उस समय पे जो दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी उसके मुकाबले सर्वलेट ज्यादा बेहतर था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। With servlets, the JVM stays running and handles each request with a lightweight Java thread, not a heavyweight operating system process। क्या होगा कि सर्वलेट को आप बना के रखोगे सर्वर में, है तो वो जावा का प्रोग्राम और रन होगा जेवीएम के द्वारा। अब जैसे ही कोई सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है सर्वर पे, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि देखो वो तो सर्वर पे है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहेंगी। तो क्या होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट बन के वो मेमोरी में वहां पर रहेगा और आती हुई हर एक रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स देता रहेगा। हर नई रिक्वेस्ट एक थ्रेड बन के आएगा उस तक। तो थ्रेड का एडवांटेज क्या होता है? थ्रेड मतलब एक प्रोसेस को जितना कुछ चाहिए उतना थ्रेड को नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से जो सर्वर में मेमोरी है और जो रिसोर्सेज है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर रिक्वेस्ट को एज ए थ्रेड वो देखेगा। सो इट सेव्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीजेस, मतलब कि फटाफट क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलेगा। इट इज स्केलेबल, इट मींस यू कैन स्केल इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो ये जो है सर्वर का जेवीएम, ऐसी बहुत सारी सहूलियत होगी आपकी वेब एप्लीकेशन में, जितनी भी है वो जेवीएम के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बन के रहेगा। और जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो वो एक रिक्वेस्ट एक नया थ्रेड बन के आएगी और उसको रिस्पॉन्स देगी। देखो ये दूसरी रिक्वेस्ट आई सेम सर्वलेट के लिए, तो वो भी मल्टी थ्रेडिंग, यू कैन सी दैट द सिनारियो इज मल्टी थ्रेडिंग। ये एक ही ऑब्जेक्ट को ये T1 T2 दोनों एक्सेस कर रहे हैं। देखो, और आपको जरूरत पड़ सकती है कहीं पे सिंक्रोनाइज करने की, तो भी आप कर सकते हो। Convenient. Servlets have an extensive infrastructure for handling cookies, reading and setting। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आती हुई रिक्वेस्ट में केवल हम क्लाइंट का डेटा रीड कर ले और रिस्पॉन्स भेज दे क्लाइंट को, इतना ही करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। मैंने आपको फर्स्ट से में भी बताया था कि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए HTTP हेडर्स का नॉलेज होना और उसको यूज करना बहुत ही जरूरी है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट उसका उपयोग करने से, उसका यूज करने से ही आपकी एप्लीकेशन अच्छी बनेगी और अच्छी तरह से रन होगी और क्लाइंट को आप सेटिस्फिकेशन दे पाओगे। तो सर्वलेट में हर वो चीज है, हर वो फीचर अवेलेबल है जिसके जरिए आप HTTP हेडर्स को रीड कर सकते हो एज वेल एज सेंड कर सकते हो। Powerful. Servlets can directly interact with the web server. Also, multiple servlet can share data. मल्टीपल सर्वलेट सर्वर पे है एक ही एप्लीकेशन की, तो वो रिसोर्स को शेयर भी कर सकती है और डायरेक्टली ये किसी यूआरएल पर रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकती है। Portable, yeah, it is a part, it is a Java program, so it is no doubt, it is portable. Inexpensive. See, free and inexpensive web servers are available which are good for development or deployment of low or medium volume websites. Once success at initial stage can migrate to more expensive and large servers। देखो ये इनएक्सपेंसिव यहाँ पे आपको बताया, मतलब कि वो थोड़ा किफायती है। किस तरह से? तो कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि आप जब वेब वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप जब वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, तो आपके पास एक्चुअल सर्वर तो होगा नहीं। तो तो ये आपके लिए अफोर्डेबल भी नहीं होगा ना कि भाई आप सीखने के लिए या डेवलपमेंट जब कर रहे हो तब हर बार एक एक पेज बना के आप एक्चुअल सर्वर में जाके उसको टेस्ट करोगे, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोकल सर्वर्स अवेलेबल है कि जो आपको सुविधा देते हैं कि आप अपने वेब पेजेस को, अपनी वेब एप्लीकेशन को उसमें डिप्लॉय करके टेस्टिंग कर सकते हो। फिर फाइनली वो सब कुछ
सही होने के बाद आप उसको बड़े सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे किफ़ायती, सस्ते, फ्री लोकल सर्वर्स अवेलेबल है कि जिसके ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। सिक्योर भी है क्योंकि ये जावा का प्रोग्राम है, एंड जावा इज सिक्योर। सर्वलेट इज सिक्योर बिकॉज इट इज a Java program. Many checking is done at runtime to prevent errors. We know in Java compilation time भी checking होता है और run time भी checking होता है। ऑल्सो द सिस्टम कॉल्स आर हैंडल्ड बाय इटसेल्फ, और वो खुद ही अपने सिस्टम कॉल्स को मैनेज करती है, मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल है वो खुद ही मैनेज करती है। मेन स्ट्रीम मतलब कि बहुत से लोग उसको चाहेंगे यूज करना, मतलब कि डेवलपमेंट करना चाहेंगे जावा में। Servlet are the most popular of Java programming language. They are supported by almost all servers and run on most of the operating system. तो इसका क्या यहाँ पे आपको इस मेन स्ट्रीम में क्या समझा है कि उसको पूरा समुदाय मिलेगा। बहुत सारे डेवलपर्स चाहेंगे सर्वलेट में डेवलप करना क्योंकि वो एक पावरफुल मैकेनिज्म है, जावा का मैकेनिज्म है, पोर्टेबल है, सिक्योर है, फ्री में अवेलेबल है। जावा तो है ही ओपन सोर्स, और जब आप एप्लीकेशन बना के टेस्टिंग करना चाहते हो तो ऐसे लोकल सर्वर्स भी फ्री में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब बहुत सारे डेवलपर्स इसके प्रति आकर्षित होंगे डेवलपमेंट करने के लिए। अगर मुझे कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी हुई और मैं वेब डेवलपर हूं तो मैं सोचूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं जावा में डेवलप करूं। ओके, तो ये थे दोस्तों जावा के फीचर्स और उसके जॉब। और अब हम एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम, मतलब कि सर्वलेट, एक छोटी सी सर्वलेट हम यहाँ पे देखेंगे। सर्वलेट मतलब ऐसा एक प्रोग्राम कि जो सर्वर पे रहता है, सर्वर पे रन होता है। कब रन होता है? जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर से, तब वो रन होता है। और रन होने के बाद वो कुछ ऐसा करता है कि जो वापस ब्राउजर को भेजा जाए, क्योंकि अगर ब्राउजर को कुछ भेजना ही नहीं है तो फिर इसको रन करने की बहुत कम केस ऐसे होंगे कि जहां पे हम कुछ रिस्पॉन्स भेजना नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके पहले आपको पूछ लेता हूं कि क्या किसी को यहाँ पे कुछ पूछना कहना है? तो सर ओके, सो बेसिक सर्वलेट स्ट्रक्चर। हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की और आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि गूगल क्लासरूम में मैंने आपसे दो प्रैक्टिकल के रिलेटेड फाइल शेयर की है। स्टेप्स, या फिर उसका नाम है इंस्टॉलेशन गाइड, ऐसा मैंने नाम रखा है ना। उसका नाम है सेटिंग अप एनवायरमेंट एंड टेस्टिंग, टाइटल है। और उसके अंदर मैंने दो फाइल रखी है पीडीएफ, इंस्टॉलेशन गाइड, इंस्टॉलेशन विद टेस्टिंग। देखो इंस्टॉलेशन गाइड जो है उसमें केवल मैंने आपको ये समझाया है कि सर्वलेट को रन करने के लिए जो माहौल पहले बनाना पड़ेगा अपने को, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे वो क्या है और कहाँ से मिलेंगे और करने कैसे करने हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद क्या सेटिंग्स करने हैं, वो मैंने इंस्टॉलेशन गाइड में समझाया है। और इंस्टॉलेशन विद टेस्टिंग में मैंने आपको इंस्टॉलेशन करने के बाद सर्वलेट को कैसे बना के टेस्टिंग करना है वो भी समझाया है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट सेशन में। आज हम यहाँ पे केवल सर्वलेट को देखेंगे, जानेंगे। ओके, वो कैसे बनानी है, कहाँ पे रन करनी है, कहाँ पे सेव करनी है, वो सब बाद में देखेंगे। आज केवल उसको आप देखो। देखो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आपको बताया है, सर्वलेट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। या देखो उसमें java.io लिखा है, पहले पैकेज इंपोर्ट किए हैं कुछ java.io, java x डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, java x डॉट सर्वलेट डॉट http। तो ये दो पैकेज आपके लिए नए हैं, अदरवाइज ये java.io तो हमने फर्स्ट सेम में भी
डिस्कस किया है। ओके, तो कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है तो जावा का प्रोग्राम। फिर एक क्लास बनाना पड़ेगा अपने को, उसका नाम कुछ रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नाम रखा है सर्वलेट टेम्पलेट। और मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट बनाने के लिए हमें एक क्लास बनाना है कि जो किसको एक्सटेंड करे, HTTP सर्वलेट को। HTTP सर्वलेट जावा का बिल्ट इन क्लास है और हम उसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। ओके, देन डू गेट, ये डू गेट एक मेथड, उसको उसमें हमने ओवरराइड की। ये डू गेट मेथड सर्वलेट की मेथड है, HTTP सर्वलेट की, हम उसको यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। डू गेट नाम से आपको पता चल सकता है कि डू गेट मतलब जब क्लाइंट की गेट रिक्वेस्ट आए तो क्या करना है, वो हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे। डू गेट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होती है, एक आर्ग्यूमेंट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, दूसरी होती है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। आती हुई रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट आई है उसका रेफरेंस होता है इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो रिस्पॉन्स आप भेजोगे वो इसके जरिए भेजोगे, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के जरिए। तो यहाँ पे आपको दो नए पैकेज तो मिले, उसके अलावा एक कुछ नए क्लास भी देखने को मिले, HTTP सर्वलेट, फिर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। आई हुई रिक्वेस्ट का रेफरेंस होता है इस ऑब्जेक्ट में, और जो रिस्पॉन्स हम भेजेंगे वो इसके जरिए भेजेंगे। फिर अंदर मतलब कि मेथड के अंदर हम कुछ कार्यवाही करेंगे। क्या कार्यवाही करेंगे, तो कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको रीड करेंगे, उसमें जो क्लाइंट का डेटा आया है उसको निकालेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे डेटा के ऊपर। वो सब कुछ करेंगे किसके जरिए, रिक्वेस्ट के जरिए। फिर अब कुछ हो गया है तैयार रिजल्ट क्लाइंट को बताने के लिए या भेजने के लिए, तो उसको हम भेजेंगे रिस्पॉन्स के जरिए। और वो जो कुछ भी रिस्पॉन्स अपने को भेजना है ना, उसको एक्चुअली हमें लिख कर भेजना है। वो भेजना है, आता है, जाता है, तो एक रास्ता होता है, एक एक वे होता है जिसके जरिए डेटा आता है और जाता है। और ऐसे रास्तों को हम जावा में क्या कहते हैं, स्ट्रीम, जहां से डेटा का आना और जाना रहता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम। तो यहां पे हमें डेटा भेजना है, मतलब कि डेटा को राइट करना है ब्राउजर पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे उपयोग करेंगे प्रिंट राइटर का। अब दोस्तों ये तो ऐसा क्लास है कि जो हमने फर्स्ट सेम में डिस्कस किया हुआ है, java.io पैकेज के अंदर आया हुआ क्लास प्रिंट राइटर, कैरेक्टर स्ट्रीम का। तो प्रिंट राइटर, हमें कुछ लिखना है ब्राउजर पे तो हमें राइट करने के लिए राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे हम प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस पे राइट करना है, रिस्पॉन्स में जिस स्ट्रीम का रेफरेंस है उस पे। तो कुछ भी राइट करने से पहले आपको क्या करना होगा, वो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट प्राप्त करना होगा। उसके लिए मेथड है गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। क्योंकि रिस्पॉन्स हमारे पास है, हमने नहीं बनाया, हमें वो जेवीएम ने बना के दिया है कि ये जहां से रिक्वेस्ट आई है ना, उस जगह पे अगर आप रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो तो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको मैं बना के दे रहा हूं, उसके जरिए आप भेज सकते हो। तो डायरेक्टली उस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में हमारे पास उस क्लाइंट का रेफरेंस है जहां से ये रिक्वेस्ट आई है। तो उस रिस्पॉन्स पे कुछ लिखना है, हमें ब्राउजर तक पहुंचाना है। उस रिस्पॉन्स पे लिखने के लिए अपने को उस रिस्पॉन्स पर राइट चाहिए, और उसके लिए मेथड है गेट राइटर। अब गेट राइटर के जरिए बाद आपको मिलेगा रिस्पॉन्स का प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, उसके जरिए आप फिर क्या करोगे, कुछ भेजोगे। तो जो 5 स्टेप, 5 जॉब्स या फिर 3 जॉब हमने बताई आपको, वही यहां पे है। ये पहली वाली, फिर ये दूसरी वाली, और ये तीसरी वाली। इनकमिंग रिक्वेस्ट को रीड करना, प्रोसेसिंग करना, और फिर रिस्पॉन्स को भेजना।
अब यहाँ पे जब रिस्पॉन्स तैयार होता है ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि रिस्पॉन्स तैयार होने का काम है वो ऐसा है कि वो सर्वलेट खुद भी करे या किसी और से करवाए और फिर खुद उसको वापस क्लाइंट को भेजे। सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सर्वलेट, अभी जो सर्वलेट हमने देखी उसमें क्या क्या बेसिकली देखने को मिला। तो ये डू गेट मेथड हो सकती है या फिर डू पोस्ट हो सकती है। मतलब कि अगर आई हुई रिक्वेस्ट गेट प्रकार की है तो डू गेट मेथड होगी, और अगर वो रिक्वेस्ट पोस्ट प्रकार की है तो डू पोस्ट को हम लिखेंगे। इट इज यूज्ड फॉर एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट एंड डू पोस्ट इज यूज्ड फॉर एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आपको पता है कि वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, तो आपको ये मेथड के अंदर कोडिंग लिखना है। अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो इसके अंदर मेथड अपने आप कॉल होगी। जैसे ही आपने उस HTML फॉर्म के एक्शन में लिख दिया ये सर्वलेट का URL, तो जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा, ये सर्वलेट की डू गेट या डू पोस्ट मेथड अपने आप रन होगी, हमें इसको कॉल नहीं करना है। फिर क्या नया देखने को मिला अपने को? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों ही क्या है? इनबिल्ट इंटरफेस है that contains anything coming from the client browser, and ये जो इंटरफेस है रिस्पॉन्स वाला, it is used to send data to the browser. To build a servlet, we need classes and interfaces from the below packages. सर्वलेट बनाने के लिए आपने अभी जो इंटरफेस और जो क्लास देखा स्ट्रक्चर में, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? ये दो पैकेज से। जैसे कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज है, उसमें सर्वलेट एक्सेप्शन क्लास है, और जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP के अंदर HTTP स्पेसिफिक क्लास है, HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। वो जो अभी हमने देखा वो सब कुछ इसके अंदर है, इसलिए हमें इस पैकेज को भी इंपोर्ट करना आवश्यक है। और प्रिंट राइटर है वो तो किसके अंदर है? IO पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बताया सर्वलेट का, अभी मैंने आपको ये वाला ये स्ट्रक्चर, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक छोटा सा सर्वलेट आपको बता दूं। देखो ये वाला सर्वलेट है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। सर्वलेट का प्रोग्राम, सबसे पहले मैंने क्या किया? import java डॉट io, फिर मैंने क्या किया? import java x डॉट सर्वलेट डॉट एस्टरिस्क, java x डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टार। फिर मैंने एक पब्लिक, देखो पब्लिक क्लास ही बनाना है, हेलो वर्ल्ड। तो आपको पता है ना कि जावा में अगर हम किसी क्लास को पब्लिक रखते हैं तो उस फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए? क्लास का नाम जो है वही होना चाहिए, तो वही रखा है। सर्वलेट का नाम, क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड, फाइल का नाम भी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब मुझे सर्वलेट बनाने के लिए इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा HTTP सर्वलेट में से, करवाया तो अब ये मेरा क्लास एक सर्वलेट बन गया है। ओके, और उसके अंदर मैंने डू गेट मेथड को ओवरराइड किया, पब्लिक वॉइड डू गेट। उसमें पहली आर्ग्यूमेंट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने नाम क्या दिया? REQ, नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर दूसरा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, नाम क्या दिया? RES। अब ये मेथड जो है अपनी, वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया थ्रोज डिक्लेरेशन, IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। IO एक्सेप्शन जो है वो कौन से पैकेज के अंदर है? IO पैकेज के अंदर। और ये जो सर्वलेट एक्सेप्शन है ना, वो दोस्तों इस सर्वलेट पैकेज के अंदर है। और फिर मुझे रिस्पॉन्स में केवल हेलो वर्ड लिखकर भेजना है क्लाइंट को, तो और तो कुछ करना नहीं है। आई हुई रिक्वेस्ट में कुछ डेटा है या नहीं है, ऐसा कुछ कुछ चेक नहीं करना है, केवल मुझे क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना है हेलो वर्ल्ड। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और फिर
इस ऑब्जेक्ट के जरिए, आउट के जरिए, आउट डॉट प्रिंट एलन, याद है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे हम। वो जो सिस्टम डॉट आउट है वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था, यहां पे हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ड भेजा जाएगा किसको? ब्राउजर को, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आई कहां से है? ब्राउजर से। और हमने किसके जरिए ये रिट्रीव किया? रिस्पॉन्स के जरिए। और रिस्पॉन्स ऑलरेडी हमें यहाँ पे बना हुआ मिलता है, जिसमें हमें केवल डेटा रखना होता है। तो ये एप्लीकेशन, ये सर्वलेट जब रन होगी तो ये उसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड। कैसे आया आउटपुट, कहाँ पे सर्वलेट को रखा, कैसे कंपाइल किया, वो तो जावासी से ही होगा, वो हम बाद में देखेंगे, इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है सर्वलेट और ये उसका आउटपुट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम यहीं तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि जब भी, मतलब नेक्स्ट अपना लेक्चर होता है, कल शायद छुट्टी होगी रामनवमी की, तो हम परसों जब अपना सेशन होगा तब आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक किसी को